ओके, तो अब तक हमने देखा था अबनॉर्मलिटी इन इम्पल्स जनरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबनॉर्मलिटी इन इम्पल्स कंडक्शन के बारे में। और इम्पल्स कंडक्शन में अबनॉर्मलिटी के दो रीज़न्स हैं। तो पहला रीज़न है इम्पल्स ब्लॉक और दूसरा रीज़न है री एंट्री। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इम्पल्स ब्लॉक से। इम्पल्स ब्लॉक का क्या मीनिंग है? इम्पल्स का ब्लॉक मतलब हमारे हार्ट में, हमारे मायोकार्डियम में कुछ ऐसे पार्ट्स है, कुछ ऐसे सेक्शन है वहाँ पर इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं इम्पल्स ब्लॉक। और एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इम्पल्स ब्लॉक का नोडल ब्लॉक या जंक्शनल ब्लॉक जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेल्स जो है, जो एवी नोड है हमारे, वो कंडक्ट नहीं करते इम्पल्स को। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इम्पल्स ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारी मायोकार्डियल सेल है, ऐसे नोड फायर करती है, मतलब ये इम्पल्स जनरेट करती है। इम्पल्स जनरेट करने के बाद ये सारे इम्पल्सेस एट्रियम में पास होते हैं, फ्लो होते हैं, स्प्रेड होते हैं। एट्रियम के बाद ये इम्पल्सेस एवी नोड को पास करते हैं, मतलब एवी नोड कंडक्ट करता है इन इम्पल्सेस को। एवी नोड से ये इम्पल्स कंडक्ट होती है परकंजे सिस्टम को, और परकंजे सिस्टम से ये वेंट्रिकल्स में इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती है। और उसके बाद ये जो सेप्टल एरिया है, ये जो ब्लैक कलर की आपने लाइन दिख रही है, ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, इसे कहते हैं सेप्टम। और सेप्टम में जो इम्पल्स है वो उसकी कंडक्शन नहीं होती है, मतलब इम्पल्स को जाने तक ये जो इम्पल्सेस है सेप्टम में डायोड हो जाती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समझे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेल्स जो एवी नोड है वो अपना काम नहीं कर पा रहे, मतलब ये किसी रीज़न की वजह से, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इनहिबिट हो जाते हैं, या तो फिर किसी ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो, डिजिटालिस हो या एडिनोसिन हो। तो ये सारे ड्रग्स से क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो इनहिबिट हो गया है। अब इसके इनहिबिट करने होने की वजह से क्या होता है, इसका जो कंडक्शन का काम है वो नहीं हो पाता। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नोड अपना इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स जनरेट करने के बाद ये इम्पल्स स्प्रेड करता है एट्रियम को। एट्रियम से ये इम्पल्स कंडक्ट होनी चाहिए एवी नोड को, लेकिन यहाँ पर एवी नोड इनहिबिट हो चुकी है। एवी नोड इम्पल्सेस को कंडक्ट नहीं कर पाता। तो अब हमको वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे भी इम्पल्स की ज़रूरत है। तो इस जो कंडीशन है, जब इम्पल्स एवी नोड के थ्रू कंडक्ट नहीं होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो जब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाती है तो इसका मतलब है वेंट्रिकल्स को इम्पल्स नहीं मिल पाते। तो इम्पल्स अगर हमको वेंट्रिकल्स को पहुंचाना है तो हमको वेंट्रिकुलर सिस्टम की ऑटोमेटिसिटी को स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर अब परकेंजे सेल्स इम्पल्स जनरेट करेगा, और इसके इम्पल्स जनरेट करने से जो वेंट्रिकल्स है उसको इम्पल्स मिलेगी, मतलब वेंट्रिकल्स हमारे इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाएगी। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, एसए नोड भी इम्पल्स जनरेट कर रहा है और परकंजे सिस्टम भी इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, लेकिन इनकी जो इम्पल्स जनरेट करने की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा 60 to 100 इम्पल्सेस पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में ऐसे नोड 60 to 100 टाइम्स फायर कर सकता है। लेकिन जो परकंजे सिस्टम है, इसकी इम्पल्स जनरेट करने की वेलोसिटी काफ़ी कम है, बिकॉज ऑफ ओवर ड्राइव सप्रेशन, आपको तो पता ही है। तो परकंजे सिस्टम की इम्पल्स जनरेट करने की वेलोसिटी है नियरली 30 to 40 इम्पल्सेस पर मिनट। ठीक है, तो एसए नोड बहुत ज़्यादा फास्ट इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स जनरेट करने के बाद वो एट्रियम में इम्पल्स लेगा और एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन एवी नोड है, एवी नोड ब्लॉक हो चुकी है, इम्पल्सेस वहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पाते, इसलिए हमारे परकंजे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो इम्पल्स जनरेट करेगा, लेकिन इसकी इम्पल्स जनरेट करने की वेलोसिटी काफ़ी कम है। तो यह है एक एग्जांपल इम्पल्स ब्लॉक का। तो ये हुआ हमारे इम्पल्स ब्लॉक के बारे में, जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटी इन इम्पल्स कंडक्शन होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है री एंट्री। तो जो री एंट्री है, यहाँ पर री एंट्री किसकी होती है, यहाँ पर री एंट्री होती है इम्पल्सेस की। हमें पता है कि जो भी इम्पल्स है वो इनिशिएट होते हैं एसए नोड से, एसए नोड से वो जाते हैं एट्रियम में, एट्रियम से वो कंडक्ट होते हैं एवी नोड को, एवी नोड से ये जाते हैं परकंजे सिस्टम, परकंजे सिस्टम से वेंट्रिकल्स, और फिर ये वेंट्रिकल्स से इम्पल्सेस टकरा जाती है सेप्टम से, और वहाँ पर ये इम्पल्सेस डाई आउट हो जाती है नॉर्मल। लेकिन अगर समझो किसी वजह से ये इम्पल्सेस डाई आउट नहीं होती और ये बस हमारे
एट्रियम में या हमारे जो हार्ट में वो गोल गोल घूमती रहती है, तो इसे हम बोलते हैं री एंट्री। तो यहाँ पे री एंट्री होती है इम्पल्सेस की। अब ये जो री एंट्री है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमिकली डिफाइंड री एंट्री और दूसरा है फंक्शनली डिफाइंड री एंट्री। एनाटॉमिकली डिफाइंड री एंट्री, नाम ही बता रहा है कि कुछ किसी तरीके की एनाटॉमिकल डिफ्रेंसिएशन, मतलब कुछ स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से री एंट्री हो रही है। नेक्स्ट फंक्शनली डिफाइंड री एंट्री, मतलब यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी की चेंजेस है जिसकी वजह से इम्पल्स की री एंट्री हो रही है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एनाटॉमिकली डिफाइंड री एंट्री के बारे में, और इसका एक सिंपल एग्जांपल है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है हम जानते हैं। ये हमारी मायोकार्डियल सेल है, और यहाँ पर इस मायोकार्डियल सेल में क्या होता है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो कैसे सेपरेट आउट होता है, ये सेपरेट होते हैं सेप्टम के थ्रू। और अगर हमको हमारी इम्पल्स कंडक्ट करनी है एट्रिया से वेंट्रिकल को, तो ये कर सकते हैं सिर्फ एवी नोड के थ्रू। लेकिन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है, एक और एक कनेक्टिविटी आ जाती है, एक ब्रिज फॉर्म होती है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। तो जब भी हमारे एसए नोड फायर करता है तो इसके पास दो ऑप्शन है वेंट्रिकल को इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए, या तो ये एवी नोड के थ्रू कंडक्ट कर सकता है या तो ये बंडल ऑफ केंट के थ्रू कंडक्ट कर सकता है। क्योंकि एवी नोड तो हमको पता है ये इम्पल्स कंडक्ट करता ही है, लेकिन ये जो बंडल ऑफ केंट है वो भी इम्पल्स कंडक्ट करता है। अभी एवी नोड और बंडल ऑफ केंट के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है कि कौन इम्पल्स को लेगा। अभी क्या है, हमारे मायोकार्डियम में कुछ सेल्स हैं जो बहुत ही फास्ट कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को, और कुछ ऐसे मायोकार्डियल सेल्स हैं जो इम्पल्स की कंडक्शन काफ़ी स्लो करते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि एट्रियल सेल्स एंड वेंट्रिकुलर सेल्स, इसकी एक्शन पोटेंशियल ऐसी होती है। तो ये जो डीपोलराइजेशन होती है एट्रियल सेल्स और वेंट्रिकुलर सेल्स, ये होती है सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के ओपनिंग से। सो मायोकार्डियम में जहाँ पर भी जिस भी सेल की डीपोलराइजेशन होती है सोडियम चैनल के थ्रू, तो ये सेल्स बहुत ही फास्ट कंडक्शन करता है। इवन एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेल ही नहीं, इवन हमारे जो परगंजे सिस्टम है उसकी डीपोलराइजेशन भी सोडियम चैनल के थ्रू ही होती है। इसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं एसए नोड और एवी नोडल सेल्स को, तो इसकी एक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरीके की होती है, और एसए नोड एंड एवी नोड की जो डीपोलराइजेशन है ये होती है कैल्शियम चैनल के ओपनिंग के वजह से, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होने के वजह से इसकी डीपोलराइजेशन होती है। और कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स की वजह से जो भी सेल की डीपोलराइजेशन होती है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, तो एट्रियल सेल्स, वेंट्रिकुलर सेल्स और परगंजे सिस्टम जो है इसकी डीपोलराइजेशन होती है सोडियम चैनल के थ्रू, इसलिए इसकी कंडक्शन वेलोसिटी बहुत फास्ट है, मतलब वो बहुत फास्टली इम्पल्स को कंडक्ट करता है। लेकिन जो एसए नोड और एवी नोड है इसकी डीपोलराइजेशन होती है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग से, और इसलिए इसकी कंडक्शन वेलोसिटी काफ़ी स्लो है। अभी ये जो हमारा जो एनाटॉमिकली जो चेंजेस आए हैं बंडल ऑफ केंट जो है, ये इन दोनों में से ये है फास्ट कंडक्शन वेलोसिटी वाला चीज़। मतलब ये जो बंडल ऑफ केंट है इसके अंदर सोडियम चैनल के थ्रू डीपोलराइजेशन होता है, तो मतलब ये बहुत ही फास्टली इम्पल्स को कंडक्ट कर पाता है एज़ कम्पेयर टू एवी नोड, क्योंकि एवी नोड में कंडक्शन काफ़ी स्लो होता है ना। अभी ये इम्पल्स आराम से ये बंडल ऑफ करंट ले सकता है। तो हम देखते हैं, अभी समझो ये इम्पल्स जनरेट होगी एसए नोड से। एसए नोड से जनरेट होने के बाद ये चाहे तो एवी नोड की तरफ भी जा सकता है या बंडल ऑफ केंट की तरफ भी जा सकता है। जस्ट एज्यूम कीजिए कि एवी नोड की जो सेल्स है वो अभी रेस्टिंग स्टेज में नहीं आए हैं, मतलब समझो वो एक्टिव है या तो फिर वो इनएक्टिव, जो सोडियम चैनल है या कैल्शियम चैनल है वो समझे वो अभी इनएक्टिव स्टेज, मतलब एवी नोड अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में नहीं आए हैं, और समझो कि बंडल ऑफ केंट के जो सेल्स है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में आ चुके हैं। तो ये सेल्स आराम से इम्पल्स को ले लेंगे और लेने के बाद ये कंडक्ट करेंगे आगे, और ये वेंट्रिकल्स को भी दे देंगे अपने इम्पल्सेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंट्रिकल्स कैसे इम्पल्स ले रहे हैं। ऐसा तो एट्रिया से वेंट्रिकल को इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए हमको चाहिए एवी नोड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स को इम्पल्स कंडक्शन कैसे हो रहा है, बाय विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ केंट।
ठीक है। अब ये जब यहाँ तक पहुँच गया, वेंट्रिकल्स तक पहुँच गया, समझो कि एवी नोड की जो सेल है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड उसकी कंप्लीट हो गई, तो मतलब ये भी इम्पल्स ले सकते हैं, यहाँ से ये भी इम्पल्स आ रहे हैं और ये भी इम्पल्स आ रहे हैं, और ये दोनों इम्पल्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे और वो बीच में डाई आउट हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हो रही है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के जो पेशेंट है वहाँ पे क्या होता है, उनके जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक अबनॉर्मल पैथोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। और बंडल ऑफ केंट क्या करता है, यहाँ पर कोई सर्कस मूवमेंट नहीं होता है, बंडल ऑफ केंट भी कंडक्ट करता है, एवी नोड भी कंडक्ट करता है, और वेंट्रिकल्स में आके ये दोनों जो है, ये दोनों के जो इम्पल्सेस है ये दोनों एक दूसरे के बीच में टकरा जाते हैं और दोनों डाई आउट हो जाते हैं, और इसके बाद कुछ भी एरिथमिया नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब होती है, जब यहाँ पर इस मायोकार्डियल सेल में कोई एक्टोपिक फोकाई है, कोई इरिटेटेड सेल है, तो हम देखते क्या होता है, यहाँ पर से इम्पल्स जनरेट हो गई, ये चाहे तो राइट साइड भी जा सकता है, चाहे तो लेफ़्ट साइड भी जा सकता है, और ये प्रिफ़र करेगा एवी नोड को जाने की तरफ, मतलब लेफ़्ट साइड। तो मतलब हो सकता है कि राइट साइड के जो सेल्स हैं, जो बंडल ऑफ केंट की तरफ के जो सेल्स हैं वो अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में सपोज कीजिए कि नहीं आए, तो इम्पल्स कंडक्ट होगी एवी नोड से ये जाएगा नीचे पर्किंसन सिस्टम को, और पर्किंसन सिस्टम से ये इम्पल्स स्प्रेड आउट हो जाएगी वेंट्रिकल्स में, और एज सच यहाँ पर आके ये जो सेप्टल एरिया है वहाँ पर इम्पल्स को डाई आउट होना चाहिए, लेकिन बिकॉज यहाँ पर बंडल ऑफ केंट है तो बंडल ऑफ केंट भी इम्पल्स को कंडक्ट करके ये फिर से क्या करेगा, ये एक्टोपिक सेल को इरिटेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो एक्टोपिक सेल है ये फिर से एक इम्पल्स जनरेट करेंगे, और इम्पल्स जनरेट करने के बाद ये इम्पल्स गोल गोल यहीं पर ही घूमता रहेगा, तो इसको बोलते हैं री एंट्री। और इस री एंट्री का एग्जाम्पल है सर्कस मूवमेंट, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये है एग्जाम्पल री एंट्री। तो री एंट्री कब हो रही है, री एंट्री हो रही है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के पेशेंट्स में, अगर उन लोगों को एक एक्टोपिक फोकाई है जिसके वजह से अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो उन लोगों में हम यह सर्कस मूवमेंट देख सकते हैं जो एक तरीके का एरिथमिया है। अब इसे एरिथमिया क्यों क्रिएट होता है, तो रीज़न ये है कि अगर हम इस ऐसे नोड को देख लें, ये फायर करता है 0.8 सेकेंड्स की रेट में, मतलब हमको पता है ऐसे नोड 1 मिनट में 72 टाइम्स इम्पल्स जनरेट करता है, लेकिन एक इम्पल्स जनरेट करने के लिए इसे लगता है 0.8 सेकेंड्स का टाइम। वेराज ये जो सर्कस मूवमेंट हो रहा है ये हो रही है स्पीड ऑफ 0.3 सेकेंड, मतलब एक सर्कस मूवमेंट को कंप्लीट होने के लिए लग रही है 0.3 सेकेंड, तो मतलब है कि 10 सर्कस मूवमेंट को कंप्लीट होने के लिए लग रहे हैं सिर्फ 3 सेकेंड। सिमिलरली 30 सेकेंड्स में 100 सर्कस मूवमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, और 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट में 200 सर्कस मूवमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए इस हार्ट की सिचुएशन, 1 मिनट में ऐसे नोट 72 टाइम्स फायर कर रहा है और ये सर्कस मूवमेंट 200 टाइम्स हो रहा है, तो इतना गंदा वाला कार्डियक एरिथमिया हो रहा है इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में। तो इसे कहते हैं सर्कस मूवमेंट, जो हो रहा है एनाटॉमिकल डिफेक्ट के वजह से। एक और एग्जांपल है एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से री एंट्री का सिचुएशन। अब सभी से कीजिए कि ये एक मायोकार्डियल सेल है और ये जो ग्रीन बॉल देख रहे हैं यहाँ से इम्पल्स स्प्रेड हो रहा है पूरे मायोकार्डियल सेल में, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब हम बात करते हैं अबनॉर्मलिटी के बारे में। सपोज़ कीजिए कि ये भी एक मायोकार्डियल सेल है, ये एक ग्रीन बॉल है जिसमें से इम्पल्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक डिफेक्टिव एरिया, मतलब ये एक ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं ये एक पार्ट है मायोकार्डियम का जो मर चुका है, जो डाई हो चुका है और ये इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो जो ग्रीन बॉल है ये इम्पल्स को स्प्रेड कर सकता है या तो राइट साइड की तरफ या तो लेफ़्ट साइड की तरफ। समझे कि राइट साइड की तरफ अभी सेल्स रिफ्रैक्टरी पीरियड से नहीं निकले, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ इम्पल्स को रिलीज़ करेगा, और थोड़ी देर बाद जब राइट साइड वाले सेल्स भी रिफ्रैक्टरी पीरियड में से कंप्लीट हो गया तो ये राइट साइड भी इम्पल्स रिलीज़ होगी, स्प्रेड होगी, और एक टाइम में ये दोनों इम्पल्सेस एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और टकरा जाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये एक नॉर्मल है, इसमें री एंट्री इम्पल्सेस गोल गोल नहीं घूमेंगे, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं कि अबनॉर्मलिटी कब क्रिएट होगी। ये है एक मायोकार्डियल सेल, ये है ग्रीन बॉल जहाँ से इम्पल्स रिलीज़ होंगे, ये है
डेड एरिया ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स। अब समझिए कि डेड एरिया के बाजू में एक इस्केमिक एरिया है, मायोकार्डियल सेल्स का एक इस्केमिक एरिया, मतलब इस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा, समझोगे ये इम्पल्स रिलीज़ हो गई, ये ऐसी आएगी, ऐसे आएगी, ऐसी आएगी, और ये जो इस्केमिक एरिया में वो बहुत फास्टली तेज़ी से निकल जाएगी। ऐसा ये नीचे जाना चाहिए था, जो इम्पल्सेस है नीचे फ्लो होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद ये ऐसे ही गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो ये भी एक री एंट्री का एग्जाम्पल है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दो सिचुएशन है, मतलब एक प्रॉब्लम नहीं, दो प्रॉब्लम है। अगर एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि इस केस में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वहाँ पर एक एनाटॉमिकली एक एरिया है जहाँ पर जो मायोकार्डियल सेल्स है वो मर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जो इस सिचुएशन है, यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन ये है कि यहाँ पर एक एरिया है मायोकार्डियम का जो मर चुका है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक इस्केमिक एरिया है। तो अगर दो प्रॉब्लम हो गई तो चांसेस है री एंट्री का। तो ये था एनाटॉमिकली डिफाइंड री एंट्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शनली डिफाइंड री एंट्री के बारे में। समझिए कि ये एक आपका मायोकार्डियल सेल है और यहाँ पर जो ग्रीन बॉल है, यहाँ से इम्पल्सेस स्प्रेड आउट होते हैं, और ये है आपका एक एरिया जो मायोकार्डियल सेल्स का एरिया है जो मर चुका है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, इम्पल्सेस रिलीज़ होना चाहिए दोनों तरफ से। रिलीज़ होने के बाद ये नीचे जाना चाहिए, नीचे फ्लो आउट होना चाहिए। लेकिन इस जो यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से एक आफ्टर डीपोलराइजेशन क्रिएट होता है, और आफ्टर डीपोलराइजेशन क्रिएट होने की वजह से ये जाता है ऊपर की तरफ, और फिर ये भी गोल गोल घूमने लगता है। तो यह है एग्जांपल फंक्शनली डिफाइंड री एंट्री के बारे में। ठीक है, तो इसके वजह से तो हमने जाना है कि कार्डियक एरिथमिया का मेजर प्रॉब्लम किसके वजह से होता है, ये होता है अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन या अबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन के वजह से। तो इस तरह हमने हमारी जो पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियक एरिथमिया है ये कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट दूसरी वीडियो में हम जानेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में।